नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 21 जुलाई और आज का सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो देखिए वाड़ी रिन्यूएबल शेयर की तरफ से है। ओके, शेयर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। आज 5-5.5% के करीब गिरावट का रीज़न क्या था? तो देखिए गिरावट का रीज़न ये है कि आपको तो पता है कि ये EPC वाली टाइप की कंपनी है। ओके, ये सोलर के पावर प्रोजेक्ट्सों के पावर प्लांट्स लगाती है। तो इन्हें एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से एक ऑर्डर मिला था जो कि कैंसिल कर दिया गया अभी। तो इसीलिए शेयर में जो आज गिरावट आने लगा। ओके, थोड़ा और डिटेल्स में एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो ओके, आप देख सकते हैं वी विश टू इन्फॉर्म यू डैट ओके द कंपनी हैज़ रिसीव्ड कैंसलेशन लेटर ऑफ अवार्ड ओके फॉर EPC वर्क्स ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि 125 MWAC कैपेसिटी का था, उसके रिलेटेड जो मतलब जो प्रोजेक्ट है ये कैंसिल कर दिया गया आसाम गवर्नमेंट की द्वारा। ओके, तो इसलिए शेयर में गिरावट देखने को मिला। शेयर का देखिए अभी रिसेंटली आई गेस 2-3 दिन पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था। रिजल्ट बहुत अच्छा था, क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, Q1 का मैं रिजल्ट का एक्चुअली बात कर रहा हूँ। कंपनी का प्रॉफिट ना पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया था। तो मतलब अभी भी कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसा डिसेंट करेक्शन आए 1000 के नीचे अगर आए लेट से 980 970, वो बहुत अच्छा रेंज है इसको खरीदने का। ओके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो अभी भी इस कंपनी में आप बन सकते हैं आराम से। ये कंपनी आपको 25-30-35% लॉन्ग टर्म ग्रोथ में पैसा दे देगी। और पिछले 5 साल में इसने कितना पैसा बनाया ये आई थिंक मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो कंपनी हम डिस्कस करेंगे वो है रिलायंस। ओके, आज तो आपको पता होगा कि रिलायंस शेयर में बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। ओके, रिलायंस शेयर 3% के करीब गिरना ये बहुत कम होता है। ओके, और वो भी तब जबकि फ्राइडे कंपनी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट में हमने देखा था कि प्रॉफिट जो है कंपनी का ऑल टाइम हाई पे मतलब चला गया था। ओके, तो जब इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा तो गिरावट का कारण क्या है? तो गिरावट का देखिए कारण ये है कि प्रॉफिट भले देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बट आपको तो पता होगा कि इन्होंने रिसेंटली एशियन पेंट में अपना स्टेक बेचा जो कि करीब 8,924 करोड़ का इन्होंने स्टेक बेचा। तो उसके वजह से प्रॉफिट एक्चुअली ज़्यादा लग रहा था। ओके, उस प्रॉफिट के वजह से। ओके, आपको तो पता होगा कि रिलायंस या फिर आपका ये मुकेश अंबानी ने बहुत साल पहले ना एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया था, साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और रिसेंटली इन्होंने अपना स्टेक बेच दिया करीब 9,000 करोड़ में। ओके, तो इसके वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दिखा था। अदरवाइज कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस था ना Q1 में, ये थोड़ा निराशाजनक था। ये कुछ ब्रोकरेज के हिसाब से उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओके, जैसे आप देख सकते हैं जेफरी डिलीवर्ड अ ब्लंट असेसमेंट ओके स्टेटिंग दैट कंसोलिडेटेड EBITDA वाज 3% बिलो द एस्टीमेट। तो जितना EBITDA जेफरी से एस्टीमेट करा था कंपनी का EBITDA उससे 3% कम आया है। ओके, और O2C और रिटेल दोनों सेगमेंट में आप देखें तो जो EBITDA है वो 5 और 4% वो के नीचे रहा। ओके, तो ये मतलब थोड़ा आप कह सकते हैं कि कुछ ब्रोकर्स को पसंद नहीं आया। ओके, सिर्फ मैं जेफरीज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं MK, ये भी एक ग्लोबल ब्रोकरेज है, तो इनका भी ऐसा ही कहना था। आप देख सकते हैं MK इवन मोर डायरेक्ट ओके अबाउट द disappointment noting that Reliance saw 5 and 7% ओके consolidated EBITDA and adjusted profit मिस। तो इनका भी मानना है कि EBITDA और जो प्रॉफिट है वो 5 और 7% कम आया जितना आना चाहिए था। तो इसलिए एक्चुअली शेयर में आप कह सकते हैं कि गिरावट रहा। ओके, बट देखिए ये कंपनी देखिए आप जब आपको करेक्शन पे मिले तो आपको लेना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस आप जो है आप म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी घुस रहे हो। ओके, हाँ मुझे पता है कि उसके कंपनी अलग है, वो तो खैर जियो है। ओके, बट हाँ जियो में भी तो इनका ही अच्छा खासा स्टेक है ना, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ओके, ये कंपनी मतलब आपको रखना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में देखिए मैं ऐसा नहीं बोला कि ये वाड़ी रिन्यूएबल्स की तरह पैसा बनाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये लार्ज कैप है, ये क्या मुश्किल से 10-15% बनाएगा, बट हाँ सेफली पैसा बनाते रहेगा। ओके, मोतीलाल ओसवाल उनका भी यही मानना था। ओके, आप देख सकते हैं तो मोतीलाल ओसवाल को ये मानना है कि रिलायंस रिटेल का जो एक मिनट मोतीलाल ओसवाल नोटेड दैट रिलायंस रिटेल्स ऑपरेशन EBITDA केम 7% ओके बिलो देयर एस्टीमेट। तो मोतीलाल ओसवाल ने जितना सोच के रखा था ना उससे 7% कमी आया मतलब EBITDA रिलायंस रिटेल का। तो ये सब कुछ रीजन था कि रिलायंस शेयर में हमें भारी गिरावट देखने को मिला। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, तो ये है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला आज बीच में मार्केट में ना। आज बीच में ये एक्चुअली इंटरडे में ये 5-6% हाई था, बट क्लोजिंग के वक्त 3% हाई होकर बंद हुआ। तो रीज़न क्या है? तो रीज़न है कि देखिए टाटा कैपिटल का IPO एक्चुअली आने वाला है। ओके, एक मिनट, हाँ तो आप देख सकते हैं टाटा कैपिटल फाइल्स अपडेटेड
कॉन्फिडेंशियल, ओके, DRHP फॉर IPO। तो ये टाटा कैपिटल आपको तो पता होगा, ये अपर लेयर कैटेगरी के NBFC है। तो RBI ने 2022 में ही रूल बनाया था कि जो अपर लेयर कैटेगरी के NBFC है उन्हें लिस्ट करना पड़ेगा 3 साल के अंदर। तो 2022 से 3 साल 2025 हो गया। तो 2025 के जो सितंबर महीना है ना, सितंबर महीना, अभी 2 महीना बाकी है, तो सितंबर महीना के अंदर जो इस कंपनी आपको अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा कैपिटल में तेज़ी का रीज़न क्या था, तो रीज़न यही था कि टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है। ओके, इसके वजह से तेज़ी था। एक्चुअली ये जो टाटा कैपिटल है ना, इसमें टाटा एक मिनट, हाँ, ये आप देख सकते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट होल्ड्स 2.2% स्टेक इन टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल में 2.2% स्टेक टाटा इन्वेस्टमेंट का, तो इसलिए टाटा इन्वेस्टमेंट में भी तेज़ी होता आया है। ओके, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आप समझ लीजिए कि कंपनी A है, उसने कुछ स्टेक खरीद के रखा है कंपनी B में, और अगर ये कंपनी भी लिस्टिंग होने जाएगी ना शेयर बाज़ार में, तो कंपनी A का भी शेयर प्राइस में मतलब ऊपर की ओर भागता है। ओके, तो ऐसा ही आप कह सकते हैं। और टाटा कैपिटल देखिए, ये जो IPO है ये बड़ा साइज़ का IPO रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करेंगे ना तो आपको ज़रूर मतलब अलॉटमेंट मिलेगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी एक टाटा ग्रुप का स्टॉक टाइटन की तरफ से है। तो टाइटन से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि देखिए टाइटन अपने बिजनेस को ना एक्सपैंड कर रहा है। ओके, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। आप देख सकते हैं टाइटन टू बाई 67% स्टेक इन दुबई बेस्ड ज्वेलरी फर्म दमास। तो ये दुबई का ज्वेलरी फर्म है दमास, जिसमें कि 67% या फिर आप कह लीजिए मेजॉरिटी स्टेक टाइटन खरीद ले रहा है। वो कितना $283 मिलियन में। ओके, टाइटन देखिए निफ्टी 50 का कंपनी होके भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। ठीक है, पिछले 5 साल में आप देखेंगे ना तो 200% से भी ज़्यादा इसने रिटर्न बनाया है। अब 200% मतलब ये मत समझिए कि पैसा 2 गुना, मतलब पैसा आपका 3 गुना से ज़्यादा ये कंपनी ने किया है। ओके, तो 5 साल में 3 गुना अच्छा रिटर्न मैं कहूँगा। ओके, अच्छे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हमेशा टाइटन जैसे स्टॉक्स का ही मतलब तलाश रहता है, जो कि साइज़ में बड़ा भी हो लार्ज कैप की तरह और रिटर्न्स भी मिड कैप की तरह बनाए। ओके, तो ये अच्छा कंपनी है, करेक्शन पे मिले डिसेंट तो लेना बनता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ये FII DI डेटा की तरफ। तो आज सप्ताह का पहला दिन था, पहला दिन ही FII अपने बिकवाली के ही मूड में दिखे। ओके, और वहीं DI ने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की, करीब 3,500 करोड़ से ज़्यादा का शेयर खरीद के। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो AU स्मॉल फाइनेंस कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे शेयर में करीब 5% के करीब गिरावट देखने को मिला, और एक्चुअली जब मार्केट खुला तो उस वक्त तो और ज़्यादा गिरावट था। ओके, आप ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट पर 7-8% के करीब गिरावट था, बट बाद में थोड़ा बहुत शेयर रिकवर किया। तो गिरावट का रीज़न क्या था, तो देखिए गिरावट का रीज़न एक्चुअली, एक मिनट, हाँ, तो गिरावट का रीज़न पहला बात तो जो क्वार्टरली रिजल्ट आया तो उसमें देखा गया कि एसेट क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि NPA प्रोविजनिंग ये सब बढ़ गया। ये एक तो रीज़न है ही। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि कंपनी ने अपना क्रेडिट कॉस्ट जो है ना उसका गाइडेंस बढ़ा दिया। पहले क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस 0.85% था उसे बढ़ा के अभी 1% कर दिया गया। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वहाँ पे बहुत सारे लोन, मतलब वहाँ पे बहुत सारे NPA एक्चुअली बढ़ रहे हैं। ओके, इसलिए क्रेडिट कॉस्ट इन्हें बढ़ाना पड़ा। ओके, तो ये रीज़न है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिला। नेक्स्ट आते हैं हैवेल्स का रिजल्ट। तो हैवेल्स कंपनी का रिजल्ट कैसा आया, तो देखिए रिजल्ट तो थोड़ा मैं बोलूँगा थोड़ा नेगेटिव ही मुझे लग रहा है। ओके, हैवेल्स इंडिया Q1 रिजल्ट। ओके, नेट प्रॉफिट कितना 15% कम हो गया है। याद रखिएगा हैवेल्स उन कंपनीज में से है जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही कंसिस्टेंटली मतलब हमारा पैसा बनते रहे, बट इस बार जो है देखिए 15% प्रॉफिट कम हो गया, तो ये तो शेयर के लिए नेगेटिव है। ओके, देखा जाए कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और कंपनी का प्रॉफिट 15% कम होकर आया कितना 347 करोड़ के करीब आया। ओके, जो कि पिछले साल मैं बात करूँ Q1 में तो 408 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 408 करोड़ से प्रॉफिट कम होकर कितना 348 करोड़ आया, तो करीब 15% हमें ड्रॉप देखने को मिला, आप कह सकते हो। ओके, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। और ओके, हाँ, तो प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया। और रेवेन्यू कितना आया इस बार देखिए 5,455 करोड़। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में पता है कितना था 5,806 करोड़ का था। ओके, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू आप बोलिए या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलिए, दोनों ही कमाए, तो ये थोड़ा नेगेटिव है कंपनी के लिए। ओके, और रीज़न क्या है देखिए इस बार, तो रीज़न क्या है इतना ख़राब रिजल्ट का, देखिए आपको तो पता होगा कि इस बार एक्चुअली रेनी सीजन मानसून जल्दी शुरू हो गया था, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो कूलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक फैंस ओके, ACs ओके, ये या फिर कूलर्स मैं कहूँगा, फैंस कूलर्स का डिमांड ही नहीं रहा। ओके, तो इस वजह से हैवेल्स का रिजल्ट मतलब ख़राब आया। ओके, बट हाँ कंपनी अच्छी है, अगर डिसेंट गिरावट है तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हो। ओके,
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।